तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट को एक्सेस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने अपलोड किया है। क्योंकि यहाँ जो वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये केवल आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी जो क्वेश्चन है उनके आंसर में प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ चीजें इसमें से हैं जो चीजें आपको वीडियोस में जाके कवर अप करनी है। ठीक है, पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके दो पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट हमारा है क्लासिफाई करना इंजीनियरिंग मटेरियल्स को, यानी इंजीनियरिंग मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं और आप अलॉय से क्या समझते हैं, और कुछ एप्लीकेशंस बताने हैं आपके अलॉय के। ठीक है, जिसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। उसके बाद हमें डिफाइन करना है फॉलोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को, जैसे कि टफनेस हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, डक्टिलिटी हो गया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, यानी अलग अलग आधार पे अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं वो यूज होते हैं। तो पहला आपका आता है मेटालिक मटेरियल, जिसमें आपका फेरस मटेरियल मेटल्स आता है जो कंटेन करता है आयरन को, जैसे कि कास्ट आयरन और रस्ट आयरन, स्टील हो गया। नॉन फेरस मेटल की बात करें, ये कंटेन नहीं करता आयरन को, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। उसके बाद नॉन मेटालिक मटेरियल आता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल आते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक में वुड, रबर, प्लास्टिक, और इनऑर्गेनिक में ग्लास, सेरामिक्स एंड सीमेंट हो गया। एंड उसके बाद आपका कंपोजिट मटेरियल आता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मटेरियल्स टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज, यानी दो या दो से अधिक कह सकते हैं मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से एक तीसरा मटेरियल तैयार किया जाता है। जैसे कि फाइबर ग्लास की बात करें, रेनफोर्स प्लास्टिक की बात करें, कार्बन फाइबर कंपोजिट की बात करें, ये सारी चीजें। और पांचवा हमारा एडवांस मटेरियल आता है, जैसे कि आपका स्मार्ट मटेरियल, नैनो मटेरियल, सेफ मेमोरी अलॉय, ये सारी चीजें आती हैं। अलॉय की बात करें, अलॉय का डेफिनेशन भी हमें बताना था। तो अलॉय एक प्रकार का मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट का, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट के मिक्सचर को ही अलॉय कहते हैं। जो क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ विच इज द मेटल, यानी कम से कम एक क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। एंड मेड अप टू इम्प्रूव द मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस मेटल। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम मेटल को यूज करेंगे तो जो बेस मेटल हम यूज कर रहे हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उनके फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल जो भी प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज जो है वो इम्प्रूव हो पाए। ठीक है, जैसे स्टील की बात करें तो ये आयरन और कार्बन का कॉम्बिनेशन है। ब्रास की बात करें तो कॉपर और जिंक का है। ब्रोनेज की बात करें तो वो कॉपर और टीन का है। तो ये चीजें हैं। एप्लीकेशन, जैसे स्टील का एप्लीकेशन जैसे ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग, मशीन पार्ट बनाने में। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो कटलरी बनाने के अंदर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, किचन के अंदर जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उनके अंदर इसका यूज होता है। उसके बाद इसकी बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग के अंदर, स्क्रीव के अंदर, डेकोरेटिव आइटम्स को बनाने में इसका यूज होता है। ये बियरिंग के लिए, गियर्स के लिए, स्टेट्यूज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और इसका जो होता है एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर एंड ऑटोमोबाइल्स पार्ट के लिए इसका यूज होता है। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट भी हमारा है अलग अलग टर्म को डिफाइन करना था, जैसे टफनेस। तो टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अब्सॉर्ब एनर्जी एंड विथस्टैंड शॉक एंड इम्पैक्ट लोड विदाउट ब्रेकिंग। यानी जो आपका टफनेस है एक प्रकार का मटेरियल की एबिलिटी होता है जो एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है बिना यानी जो आपका लोड है उसको बिना ब्रेक ब्रेक हुए। ब्रिटलनेस की बात करें तो ब्रिटलनेस भी एक प्रकार का मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, सॉरी मटेरियल प्रॉपर्टी ही है, जो ब्रेक करता है सडन विदाउट शोइंग मच डिफॉर्मेशन, जैसे कि आपका ग्लास हो गया, कास्ट आयरन हो गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस अ मटेरियल कैन बी विथ स्टैंड बिफोर फ्रैक्चर। ओके, और डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी एक प्रकार का प्रॉपर्टी होता है जिसके द्वारा जो मटेरियल है उनको हम ड्रॉन करते हैं इनटू द थिन वायर्स बिना किसी ब्रेकिंग के, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो पार्ट आपके दिए गए हैं, पहला पार्ट एंड बी पार्ट, यानी ए और बी पार्ट। ए पार्ट में हमें डिस्क्राइब करना है कंस्ट्रक्शन को और यूजेस को साइन बार के, और हम बताना है कि आखिर कैसे हम मेजर करते हैं टैपर को जॉब के अकॉर्डिंग, एक बाय द हेल्प ऑफ साइन बार, वो हम बताने हैं। और यहाँ पे दूसरा पार्ट में हमें डिस्क्राइब करना है प्रोसीजर को टेंसाइल टेस्ट के, और एक्सप्लेन करना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को फॉर डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, तो पहले ही मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फिगर वगैरह मैंने ऐड नहीं किया, तो फिगर वगैरह के लिए आपको प्रॉपर हमारे वीडियोस के अंदर जाना पड़ेगा। और वीडियोस में जाके आप देखेंगे तो अलग अलग टॉपिक वाइज सारी चीजों को मैंने अपलोड करके बता के अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाके उनको देख के इनके फिगर्स को ऐड करिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करें साइन बार की, तो साइन बार का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। तो साइन बार एक प्रकार का प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज होता है मेजर करने के लिए एंगल्स को, और ये कंसिस्ट करता है किसको, एक हार्डन्ड स्टील बार को, दो प्रिसीजन रोलर्स को जो फिक्स्ड होते हैं दोनों एंड पे, और जो डिस्टेंस होते हैं बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द रोलर वो स्टैंडर्ड होते हैं, जो यूजुअली 100 mm से लेके 200 mm तक रहते हैं। और यूजेस की बात करें साइन बार की, तो एंगल को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, सेट करने के लिए वर्क को एट अ रिक्वायर्ड एंगल ऑन मशीन, चेक करने के लिए टैपर को और एंगुलर सर्फेसेस को, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ टैपर यूजिंग द साइन बार, यानी साइन बार के अकॉर्डिंग टैपर को किस तरीके से हम यूज करते हैं, तो इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। पहला हमें क्या करना है, प्लेस करना है जॉब को साइन बार पे, और दूसरा हमें राइज करना है एक एंड पे साइन बार को यूजिंग द स्लिप गेज, जब तक जो आपका टॉप सर्विस है जॉब के अकॉर्डिंग परफेक्टली हॉरिजेंटल नहीं हो जाता, ठीक है। और थर्ड में हमें नोट करना है हाइट को, आपका जो स्लिप गेज का हाइट है उसको, और यहाँ पे डिस्टेंस को मानना है, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल, ठीक है। और ये एंगल जो होता है वो टेपर एंगल प्रोवाइड करता है। पार्ट बी की हम बात करें तो पार्ट बी हमारा है प्रोसीजर बताना है टेंसाइल स्ट्रेंथ के, तो यहाँ पे इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। टोटल 5 पॉइंट में इसके प्रोसीजर्स लिखे गए हैं, काफी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप आसानी से इनको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और आसानी भाषा में आप इसको याद कर सकते हैं। और इसका फिगर डायग्राम आपको हमारे वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ वीडियो देखिए, जाइए टेंसाइल स्ट्रेंथ क्लिक करिए, वहां पे उस वीडियो को देखिए और उसके फिगर को बनाइए। और ये जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, जैसे प्रोपोर्शनल लिमिट आता है, इलास्टिक लिमिट आता है, यील्ड पॉइंट आता है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आता है, फ्रैक्चर्स पॉइंट आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बी की बात करें तो थर्ड का बी हमारे पास कह रहा है कि विद नेट डायग्राम एक्सप्लेन द मेन पार्ट ऑफ ड्रिलिंग मशीन, या नेट डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें ड्रिलिंग मशीन के मेन पार्ट्स को बताने हैं, और साथ साथ हमें एक्सप्लेन करना है किसी भी दो ऑपरेशंस को जो परफॉर्म होते हैं ड्रिल मशीन पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने बता रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल, दूसरा पार्ट में हमें बताना है टरबाइन का, और उसके जो टाइप्स है उनको कंबाइन करके हमें लिखना है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो पार्ट थर्ड की हम एक ही बात करें तो डायग्राम तो मैंने बता ही दिया कि डायग्राम आपको जो प्लेलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट करिएगा। यहाँ पे मैं बस इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूँ, ठीक है। मेन पार्ट्स आपका ड्रिल मशीन का दिया हुआ है, जैसे बेस है जो सपोर्ट करता है मशीन को और ऑब्जॉर्व करता है वाइब्रेशन को, ठीक है। कॉलम की बात करें तो ये वर्टिकल सपोर्ट होता है फॉर द मशीन मशीन के लिए। टेबल की बात करें तो ये होल्ड करता है वर्कपीस को। स्पिंडल आपका होल्ड करता है, रोटेट करता है ड्रिल को। ड्रिल हेड कंटेन करता है मोटर को और स्पीड मैकेनिज्म को, और फीड मैकेनिज्म जो होता है वो कंट्रोल करता है डाउनवर्ड मूवमेंट को ड्रिल के, ठीक है। दो ऑपरेशंस की बात करें डिजिटल मशीन पे, तो पहला आपका ड्रिलिंग और दूसरा आपका रिमिंग आता है, जो इस ऑपरेशंस को आप अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी हमारा टरबाइन का वर्किंग प्रिंसिपल बताना। तो टरबाइन जो है वो वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे, कंजर्वेशन ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी ऑफ वाटर पे इनटू द मैकेनिकल एनर्जी बाय एक्शन ऑफ फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर ऑन द ब्लेड्स ऑफ द रोलर, ओके, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन दिया गया, जैसे टरबाइन है, टरबाइन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी, तो इम्पल्स टरबाइन आता है और रिएक्शन टरबाइन आता है, जिसमें कि आपका पेल्टन व्हील इसके अंदर आता है, जैसे फ्रैंकिस टरबाइन हो गया, कैप्लन टरबाइन हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी फ्लो के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होता है, रेडियल फ्लो टरबाइन होता है, एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है, मिक्स फ्लो टरबाइन होता है। और अकॉर्डिंग टू द हेड, हाई हेड, मीडियम हेड, लो हेड, तो हाई हेड में आपका पेल्टन टरबाइन, इसके अंदर फ्रैंकिस टरबाइन, और इसके अंदर कैप्लन टरबाइन होता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड, स्पीड के अकॉर्डिंग लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, जैसे कि पेल्टन हो गया, मीडियम हो गया और फ्रैंकिस हो गया। उसके बाद हाई की बात करें तो कैप्लन हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ के पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए एंड बी आपके सामने दिए गए हैं। पार्ट ए में हमें वर्किंग बताना है थर्मोकपल का और रेडिएशन जो आपका पायरोमीटर है विथ नेट स्केच। तो स्केच मैंने बता ही दिया कि आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी। और दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट है। तो पार्ट एक ही हम बात करें तो पार्ट ए का पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर शामिल रहेंगी, वर्किंग यहाँ पे दिया हुआ है। एडवांटेज बता रहा है कि सिंपल एंड रिजल्ट के लिए यूज हम करते हैं, सिंपल होता है और ये सूटेबल होता है हाई टेम्परेचर के लिए, क्विक रिस्पॉन्स इसके अंदर होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो फर्नेस के अंदर, बॉयलर के अंदर, इंजन के अंदर, टेम्परेचर मेजरमेंट इन इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज के अंदर जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं उसके अंदर इसका यूज होता है। और पार्ट बी, हाँ, इसी का पार्ट बी हमारा है। ये तो पार्ट ए था हमारा, थर्मोकपल था। पार्ट बी है रेडिएशन का पायरोमीटर की बात करें तो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन एडवांटेज एप्लीकेशन दिया गया है।
और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो यहाँ पे उसके न्यूमेरिकल पोर्शंस को भी देख लिया गया है। आप अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट करिएगा, कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए एंड बी की बात करें तो पार्ट ए में हमें डिस्क्राइब करना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को, पेल्टन वेल को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं बीएमई सब्जेक्ट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर लगातार आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखने को मिल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्लेलिस्ट को देख के आएंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जैसे नोजल एंड स्पेयर होता है, रनर, बकेट्स, कैसिंग, ब्रेक नोजल, वर्किंग आपका दिया हुआ है, ठीक है। और पार्ट बी हमारा है जो कि हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है वो बताना है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी वर्क डाउन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे डीवी इज इक्वल टू जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने सारा प्रोसेस दिया हुआ है, हीट ट्रांसफर है, चेंज इन एंथैल्पी है, सारी चीजें सारे फॉर्मूलाज दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्ट ए एंड बी आपके सामने दिया गया। पार्ट ए में हमें डिफाइन करना है इंटरनल एनर्जी को, प्रूव करना है एनर्जी को कि वो एक प्रॉपर्टी है कि नहीं सिस्टम का। और दूसरा पार्ट हमें स्टेट करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को फॉर द क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो पार्ट ए हमारा इंटरनल एनर्जी दिया गया है। तो इंटरनल एनर्जी एक प्रकार का टोटल एनर्जी होता है जो प्रोड्यूस होता है सिस्टम से, किसके कारण, ड्यू टू द मोलिकुलर मोशन एंड इंटर मोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग विद इन द सिस्टम, ठीक है। और ये इंक्लूड करता है काइनेटिक एनर्जी को मॉलिक्यूल्स की और पोटेंशियल एनर्जी को मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। यानी मॉलिक्यूल्स के जो आपके काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है उनको इंक्लूड करता है। प्रूफ की बात करें तो प्रूफ आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए एंड बी आपके सामने कह रहा है। पार्ट ए में कह रहा है कि एक्सप्लेन करना स्ट्रक्चर को, वर्किंग को, टू स्ट्रोक डीजल इंजन को। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं टू स्ट्रोक डीजल इंजन और स्टीम इंजन आपके सामने इन क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो भी चीज़ें हैं मैंने अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रोवाइड की हैं। आप उनको जाके ज़रूर देखिएगा, जिसमें कि नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया गया है और अच्छी तरीके से वो चीज़ें बता के अपलोड की गई है, ठीक है। फिलहाल आपके सामने इसका आंसर दिया हुआ है, तो डायग्राम वगैरह आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, वहाँ पे टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड की हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट आपके चारों पे मैं बताऊंगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, माइक्रोमीटर एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है, जिसके अंदर टॉर्क इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है, जहाँ पे म्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ठीक है। जीरोथ लॉ की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, यानी दो सिस्टम आपका थर्मल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग है थर्ड सिस्टम के अंदर, तो ये आपका क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा एक दूसरे का, ठीक है। और ये जो लॉ होता है वो फॉर्म करता है बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट को। तीसरा माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर एक प्रकार का प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज करता है मेजर करने के लिए स्मॉल डायमेंशंस को एक्यूरेटली अप टू 0.01 mm और 0.01 mm, ठीक है। और ये यूज करता है किसके लिए, मेजर करने के लिए डायमीटर को, थिकनेस को और लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट को, ठीक है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आता है। तो ये एक प्रकार का डायनामिक कंप्रेसर होता है जिसके अंदर एयर जो होता है वो कंप्रेस्ड होता है बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो डेवलप्ड होते हैं रोटेटिंग इंपेलर के अकॉर्डिंग। और ये यूज होता है गस्ट टरबाइन के अंदर, रेफ्रिजरेशन के अंदर, सुपर चार्जिंग इंजन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बीएमए के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।